जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। दोस्तों आज से हम लोग छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी देख रहे थे, छत्तीसगढ़ का भूगोल देख रहे थे। तो अभी तक हम छत्तीसगढ़ वाले सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें देख चुके हैं। तो सबसे पहले हमने छत्तीसगढ़ की शिक्षा, प्रशासन, फिल्म, पत्रकारिता, ये सारी जो छोटे छोटे टॉपिक है इसको हमने देखा पहले। उसके बाद हम किस में गए, लोक कला एवं संस्कृति में। लोक कला एवं संस्कृति हमारा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, पूरा सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद हम अब छत्तीसगढ़ के भूगोल को भी कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। और जैसे ही हमारा जनजातियाँ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम किसकी शुरुआत करेंगे, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही हमारा छत्तीसगढ़ वाला जो सब्जेक्ट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। एक एक करके सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो आज से हम क्या शुरू करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन श्योर हैं, यहाँ से आएंगे ही आएंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियों वाले सेक्शन से। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जनजातियां। अब हम जनजातियों के बारे में आज से हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो जनजातियां हैं, सबसे पहले आपको इसका बेस पता होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ दिन तक अब जनजातियों के टॉपिक से ही गुजरेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे बताने लग जाऊँ कि अबूझ माड़िया जनजाति, पहाड़ी कोरबा जनजाति, फिर बैगा गोड़ ऐसा करके, तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे ठीक है, वैसे जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे आपने बता दिया। पहले आपको बेस पता होना चाहिए किसी चीज़ का, उसके बाद पढ़ने में मजा आता है। अभी जनजातियां घोषित कौन करता है, कैसे घोषित होती हैं, क्यों बोला जाता है इन्हें जनजाति, आखिर ये हमसे अलग क्यों होते हैं, थोड़े से सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ये जो जनजातियां रहती हैं वो भारत की किसी भी जनजातियों के बारे में आप देख लीजिए, वो या तो मुख्यतः पेड़ पौधे जहाँ पे जंगल रहते हैं वहाँ पे निवास करेंगी, या तो फिर जहाँ पे पहाड़ रहेंगे वहाँ पे निवास करती हैं। तो जनजातियां हमेशा कहाँ पे, प्रकृति के साथ में रहना पसंद करते हैं। इन्हें प्रकृति के साथ में रहना पसंद है, ठीक है। तो ये प्रकृति के साथ में प्रकृति प्रेमी होती हैं और प्रकृति के साथ में रहना पसंद करती हैं, पहली चीज, ठीक है। तो एक ये क्राइटेरिया होना चाहिए जनजाति के लिए कि वो प्रकृति प्रेमी है। दूसरी चीज कि वो, उनकी जो संस्कृति होती है वो अलग होती है। संस्कृति में क्या, इनका रहन सहन, इनका बोलचाल, इनका नृत्य, इनका गायन शैली, जो ये गाना गाते हैं वो, है ना, इनका खान पान, वो सारी चीज़ें अलग होनी चाहिए। देख लीजिए एक बार, खान पान, हमने जब लोक कला एवं संस्कृति पढ़ी थी तो भी ये सारी चीज़ें देखी थी। खान पान, हमारे छत्तीसगढ़ की जो लोक कला एवं संस्कृति थी उस टाइम पे हमने छत्तीसगढ़ की बात की थी। अब हम जनजाति लोक कला एवं संस्कृति को देख रहे हैं, या फिर जनजातियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो जनजाति की लोक कला एवं संस्कृति रहेगी वो भी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, है ना। तो जो जनजातियाँ रहती है, जनजातियों का जो खान पान होता है, जो जनजातियों का नृत्य होता है, जो जनजातियों का जो गाना होता है या फिर गायन शैली होती है, जो जनजातियों का और बोलचाल होता है, ये सारी चीज़ें इनकी थोड़ी सी अलग होती हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हमारे, या फिर अगर भारत के किसी भी दूसरे लोगों से, सामान्य मनुष्य से, या फिर हमारे छत्तीसगढ़ में अगर आप बात करेंगे, मान लीजिए आप बिलासपुर से हैं या आप रायपुर से हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो रहने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग रहता है, वहाँ का अलग रहता है। क्यों, हम क्या करते हैं, हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, किसकी, ऋतिक रोशन की, सलमान खान की, ठीक है। वैसे ही कपड़े पहनने का तरीका रहेगा कि हाँ ठीक है, हमें ऐसे स्मार्ट बनना है, ठीक है। लेकिन जो जनजातियाँ रहती हैं, इनका जो ओरिजिनल रहता है वो ओरिजिनल फॉर्म में रहना पसंद करती हैं। इन्हें प्रकृति प्रेम है, प्रकृति से प्रेम है, ये प्राकृतिक जैसे इन्हें प्रकृति ने बनाया है वैसे ही ये रहना पसंद करती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, किसी पश्चिमीकरण को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो हमारी संस्कृति है और इनकी संस्कृति, उसमें काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो जो जनजातियाँ रहती हैं उनका खान पान अलग होता है, नृत्य अलग होता है, गायन शैली अलग होती है, बोलचाल अलग रहती है। यही सारी चीज़ें तो हम पढ़ने वाले हैं। इनकी जो विवाह पद्धति होती है वो भी अलग होती है। हमारा जो विवाह पद्धति होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप जनजातियों के बारे में देखेंगे तो बहुत सारी विवाह पद्धति देखेंगे, वो अलग होगा। इनकी जो कृषि शैली होती है वो अलग होती है। ये जो पेय पदार्थ होते हैं इनके, वो भी अलग अलग पेड़ पौधों से बनाए जाते हैं। सारी यही सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं जनजातियों के बारे में। अब आपको ये चीज़ें तो पता चल गई, आखिर ये जनजातियाँ घोषित किसने किया।
तो जनजातियाँ क्या हमारा मन कर दिया और हमने जनजाति बोल दिया, ऐसा हो गया क्या? नहीं, घोषित कौन करता है? राष्ट्रपति घोषित करती हैं। और राष्ट्रपति अभी कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी या फिर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति घोषित करते हैं। किसकी सलाह पे? तो हमारे राज्यपाल की सलाह पे, हमारे राज्य के जो राज्यपाल रहेंगे उनकी सलाह पे घोषित की जाएगी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन जी। ठीक है, हरिचंदन जी अभी राज्यपाल हैं। अगर ये द्रौपदी मुर्मू जी को मन किया कि हाँ ठीक है, ये एक यहाँ पे एक समुदाय है, इनका खान पान अलग है, इनका नृत्य अलग है, इनकी गायन शैली अलग है, इनकी बोलचाल अलग है, इनकी विवाह पद्धति अलग है, तो ये क्या होगा? किससे? राज्यपाल से बात करेंगी। और राज्यपाल से बात करेंगी तो राज्यपाल बोलेंगे हाँ यहाँ पे ऐसा है, थोड़ा सा इस समुदाय को आप जनजाति घोषित कर दीजिए। तो जो राष्ट्रपति रहते हैं वो राज्यपाल की सलाह पर ये जनजातियां घोषित करते हैं। अब हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में बात की जाएगी तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ के राज्यपाल से बात करेंगे, विश्वभूषण हरिचंदन जी से बात करेंगे। अगर वही का मध्य प्रदेश के बारे में बात की जाएगी कि मध्य प्रदेश की जनजाति के लोगों को जनजाति घोषित की जाए, तो कौन किससे बात करेंगे? जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहेंगे उनसे बात करेंगे। अगर उड़ीसा के किसी को जनजाति घोषित करना है, किसी समुदाय को, तो उड़ीसा के राज्यपाल से बात करेंगे। जब ये बात करते हैं तो कौन से अनुच्छेद के तहत इनको पावर मिला हुआ है कि जनजाति घोषित करेंगे? तो अनुच्छेद 342 के तहत, अनुच्छेद 342 आपको याद रखना है। क्या? अनुच्छेद 342 के तहत जो हमारे राष्ट्रपति रहते हैं वो राज्यपाल से बात करते हैं और फिर उन्हें जनजातियां घोषित करती हैं। क्यों जनजातियां घोषित करेंगे? क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी हैं, खान पान इनका अलग है, नृत्य, गायन, बोलचाल, विवाह पद्धति, पेय पदार्थ, इनकी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस रहती है नॉर्मल लोगों से, इसलिए इन्हें जनजाति घोषित की जाती है। क्या जनजाति घोषित की गई, उसके बाद हमारा सारा काम खत्म, राष्ट्रपति जी का सारा काम खत्म, राज्यपाल जी का सारा काम खत्म? बिल्कुल नहीं। जब इन्हें जनजाति घोषित की जाती है उसके बाद इनको बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, फैसिलिटी या सुविधाएं दी जाती है, इसीलिए ही इन्हें जनजाति घोषित किया जाता है। बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है इनको। अब क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, चलिए आगे देखते हैं क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। हाँ, जो हमारा संविधान है उस संविधान में जनजातियों के बारे में बात की गई है और इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए, इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पेड़ पौधे, जंगल और पहाड़ों के बीच में रहती है तो ये मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाती, मुख्य धारा से अलग या कटाव महसूस करती है, तो इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए इन्हें कुछ अधिकार चाहिए, इनकी जो पावर है, इनकी पावर को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए कुछ कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। कौन दिया है? तो संविधान ने दिया है, संविधान ने दिया है। तो क्या क्या पावर आखिर संविधान ने दिया है? बहुत सारे अनुच्छेद हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, जैसे कि अनुच्छेद नंबर 46। अनुच्छेद 46 बात करता है कि जो जनजातियां हैं, जनजातियों को राज्य जो रहेगा वो इनके लिए शैक्षणिक यहाँ पे शैक्षणिक कर दीजिएगा, शैक्षणिक एवं आर्थिक मदद करेगा, शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता या फिर मदद करेगा। किसको मदद करेगा? तो जनजातियों के लिए। अनुच्छेद नंबर 46 आपको याद रखना है। अनुच्छेद नंबर 46 क्या बोलता है? जो राज्य रहेगा, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ का राज्य, हमारे राज्य जो हमारे मुख्यमंत्री लोग रहेंगे, जो मंत्री लोग रहेंगे, तो शैक्षणिक रूप से या फिर आर्थिक सहायता करेंगे। किसकी सहायता करेंगे? तो कुछ कुछ रूल बनाएंगे। किसके लिए? जनजातियों के लिए। जैसे बोला जाता है ना कि कुछ कुछ सीटें, जैसे यहाँ पे कॉलेज है तो 20% सीट एससी के लिए रिजर्व कर दी गई, 30% सीट एससी के लिए रिजर्व कर दी गई। जो ये रिजर्वेशन होता है ये भी इस पर डिपेंड करता है। और बाकी ऐसा भी बोला जाता है कि एक हम कोचिंग खोलेंगे यहाँ पे, और जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली में कुछ कुछ लोग जाते हैं, तो राज्य डिसाइड करती है कि ठीक है, मैं जो दिल्ली में लोग जाएंगे तो ये एसटी कैटेगरी के रहेंगे और या फिर अनुसूचित जनजाति के रहेंगे या अनुसूचित जाति के लोग रहेंगे, तो इनके लिए एक मैं विशेष छूट दे रहा हूँ कि यही लोग रहेंगे। कौन? एसटी के लोग रहेंगे, एससी के लोग रहेंगे। तो मतलब इन्हें शैक्षणिक रूप से इन्हें सहायता दी जा रही है कि ठीक है, आप दिल्ली जाइए, यूपीएससी की प्रिपरेशन करिए, आप नीट की प्रिपरेशन करिए, आप है ना इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करिए, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिल्ली जाइए या फिर अच्छी कोचिंग में जाइए। उसकी जो खर्चे रहेंगे वो सारी कौन करेगा? तो राज्य सरकार वहन करेगी उसके खर्चे को। तो शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता के लिए अनुच्छेद 46 में बात की गई है। किसके लिए? जो अनुसूचित जनजातियां रहती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो अनुच्छेद 46। अब आप कैसे इसे याद करोगे?
तो जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए चौके छक्के मारने का टाइम आ गया है, इन्हें आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। तो इन्हें आगे बढ़ाने का टाइम, इन्हें आगे बढ़ाओगे कैसे आप? जब तक आप उन्हें शिक्षित नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो शिक्षित करो, उन्हें आर्थिक सहायता दे दो, उसके बाद वो खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है, अनुच्छेद 46 हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 164 ए, अनुच्छेद 164 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। क्या क्या है इसमें? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ये 4 स्टेट है। और ये 4 स्टेट में, कितने स्टेट है आप 4 स्टेट देख लीजिएगा, 4 स्टेट में एक जनजाति मंत्री के बारे में बताया कि एक चारों स्टेट में एक जनजाति मंत्री होना चाहिए। कौन हो चाहिए? एक जनजाति मंत्री होना ही चाहिए। अब अगर जनजाति मंत्री रहेगा तो सीधी सी बात है कि अपने जनजाति के लोगों की जो समस्या है वो विधानसभा में बताएगा कि हमारी जो जनजातियां हैं, ये जनजातियों में ये प्रॉब्लम है, तो विधानसभा के जो यहाँ पे लोग बैठते हैं वो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, ठीक, हम ये सुविधाएं लाएंगे इनके लिए। तो एक जनजाति मंत्री होना जरूरी है। अनुच्छेद 164 ए में इसके बारे में बात की गई है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। उसके बाद अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 में बोला गया है लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा में एसटी के लिए, फिर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। कहाँ पे? लोकसभा में। हम लोग देखते हैं कि हाँ, लोकसभा में कुछ सीटें रिजर्व हैं, किसके लिए? एसटी के लिए। राज्यसभा में कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं, ऐसी आप देखेंगे कि विधानसभा में कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं। तो लोकसभा में जो सीटें रिजर्व रहती हैं अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में एसटी के लिए या अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, के लिए आरक्षण या रिजर्वेशन। ठीक है, किसमें? लोकसभा में। 330। देखिए, अब अगर हमारे यहाँ की जो जनजाति की प्रॉब्लम है उसको अगर बताना है लोकसभा में जाके, है ना, नेशनल लेवल पे जाके, तो हम क्या करेंगे? लोकसभा में तो रिजर्वेशन करेंगे, तभी तो ये जनजाति वाले रहेंगे, जो हमारे मंत्री रहेंगे, जनजाति मंत्री, इन लोग जाएंगे वहाँ पे अपनी बात को रखेंगे, तब वो फिर यहाँ की जो प्रॉब्लम रहेगी उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अनुच्छेद 330। फिर अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 332 के तहत क्या होता है? विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। लोकसभा में अनुच्छेद 330, विधानसभा में अनुच्छेद 332 के तहत आरक्षण दिया गया है। मतलब कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं कि ये यहाँ से केवल और केवल एसटी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो 330 अनुच्छेद, है ना, आपको अनुसूचित जनजाति याद रखना है लोकसभा में, और 332 में आपको विधानसभा के बारे में याद रखना है। उसके बाद फिर अनुच्छेद 335, सरकारी नौकरी में आरक्षण। किसमें? सरकारी नौकरी में आरक्षण। जैसे मान लीजिए अभी आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपके लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी गई हैं। तो जो सरकारी नौकरी जितनी भी आती है उसके लिए कुछ जो कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है वो किसके, कौन से अनुच्छेद के तहत? 335 अनुच्छेद के तहत। तो सरकारी नौकरी में आरक्षण। उसके बाद है अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 ए में बात की गई है अनुसूचित जनजाति के गठन, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन के बारे में, अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के बारे में। ये गठन होना करना जरूरी क्यों है? आयोग का गठन, ये जो गठन इसलिए किया जाता है, ये एक आयोग बनाया जाता है, आयोग बनाया गया, और ये जो आयोग रहेगा ये जाएगा जनजातियों की प्रॉब्लम को सुनेगा। जनजाति की जो आयोग रहता है, ये आयोग जो रहता है ये जनजाति की प्रॉब्लम को सुनेगा, फिर जाके राज्यपाल और राष्ट्रपति को बताएगा। यही आयोग बताता है कि ये जनजाति में ये प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालिए। उस जो ये आयोग बताएगा, फिर ये जो अगर राज्यपाल को बताया तो राज्यपाल क्या करेंगे? विधानसभा में बातों को रखेंगे कि ये जनजाति के साथ ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए आप लोग। और ये राष्ट्रपति को बताएगा तो राष्ट्रपति भी इस बात को रखेंगे। कहाँ पे? तो लोकसभा और राज्यसभा में बात को रखते हैं कि जनजाति के साथ ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, इसके लिए अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 338 के तहत। चलिए, अब
हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे जो छत्तीसगढ़ है, हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 42 जनजातियां पाई जाती हैं। 42 जो जनजातियां पाई गई, अभी हमने बात किया कि जनजातियां घोषित कैसे की गई, तो राष्ट्रपति राज्यपाल जी से बात करेंगे अनुच्छेद 342 के तहत। तो अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति ने राज्यपाल से बात किया और 42 प्रकार की जनजातियां हमारे छत्तीसगढ़ में घोषित की गई। 42 प्रकार की जनजातियां या 42 जनजातियां, आप ऐसे बोल सकते हैं, 42 जनजातियां घोषित की गई। ये जो 42 जनजातियां हैं, ये 161 उप समूहों में भी निर्मित है। उप समूहों में इन्हें विभाजित किया गया है। एक जनजाति है उससे थोड़ा सा अलग है दूसरी जनजाति, तो ऐसे इन्हें उप समूहों में निर्मित किया गया है। तो टोटल 42 जनजातियां आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 42 जनजातियां हमारे छत्तीसगढ़ में पाई गई। ये 42 जनजातियां जो है, इनकी अगर आपको लिस्ट देखना है तो ये जो जनजातियों की सूची है वो कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में 42 जो जनजातियां हैं इनकी लिस्ट के बारे में, इनकी सूचियां बताई गई है। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में आप इनकी सूची देख सकते हैं। यहाँ पे सारी जनजातियों के बारे में बताया गया है कि ये 42 जनजातियां हैं, उनकी सारी जनजातियों के नाम आप देख सकते हैं वहाँ पे। अब इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें, जैसे कि जनजातियों के बारे में अनुसंधान जो होते हैं, वो जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो वो रायपुर में है। कहाँ पे, रायपुर में। और जनजाति या फिर नृजातीय म्यूजियम कहाँ पे है, नृजातीय म्यूजियम कहाँ पे है, वो है जगदलपुर में। मतलब जनजातियों से संबंधित जो चीज़ें आई हैं, जनजातियों की संस्कृति के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कहाँ पे चले जाइए, जगदलपुर चले जाइए। म्यूजियम, वहाँ पे संग्रहालय है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं जनजातियों के बारे में, ठीक है। तो जगदलपुर में ये स्थित है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं 2011 में जो जनगणना हुई थी, 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में जनजातियाँ कितनी थी, ठीक है। 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसके बाद जनगणना अभी तक हुई नहीं है। तो 2011 में जो जनगणना थी उसमें हमारे जो अनुसूचित जनजाति के लोग तो कितने थे, सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी, सबसे कम कहाँ पे थी, साक्षरता दर कितनी थी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बार बनते हैं। 2011 की जनगणना, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनजाति 2011 के अकॉर्डिंग, तो 2,55,00,000। कितना, 2,55,00,000, 2.55 करोड़ आप बोल सकते हैं, ठीक है। 2.55 करोड़, 2,55,00,000 इंसान या फिर लोग यहाँ पे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। टोटल छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। अब 30% जनजातियां हैं, जो ये 2,55,00,000 लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, इतने में ही 30% आप निकालोगे तो कितना आएगा, इसका 30% या फिर 30%, 30.62 है, बट आप 30% याद करिए। तो अगर आप 2.55 करोड़ या फिर 2,55,00,000 का 30% निकालोगे तो 78,22,000 लोग अनुसूचित जनजाति में आते हैं। कितने लोग, तो 78,22,000 लोग, या फिर आप 78.22 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 78 लाख है ना, 22,000 लोग किस में है, तो अनुसूचित जनजाति में आते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार कितने लोग अनुसूचित जनजाति के हैं, तो 78,22,000। कितने प्रतिशत, तो 30.62% या फिर 30% याद रखिएगा। 30% जो आबादी है वो अनुसूचित जनजाति की है हमारे छत्तीसगढ़ में। अब सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाएगी, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाएगी या फिर दक्षिणी क्षेत्र पे ज़्यादा जनजाति पाई जाएगी। उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र पे ही पहाड़ हैं, जंगल हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जनजातियों को प्रेम किससे है, तो पेड़ पौधों, जंगलों से और पहाड़ों से उनको प्रेम है, ठीक है। वहीं वो प्रकृति के साथ रहना पसंद करती है। तो कहाँ पे है हमारे छत्तीसगढ़ में जंगल, पेड़, पहाड़, तो आप देखोगे कि उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में जंगल और पेड़ पौधे और पहाड़ हैं। यहाँ पे है तो यहीं पे ज़्यादा पाई जाएगी।
और उसमें भी सबसे ज़्यादा तो बस्तर संभाग में। इसलिए बस्तर को जनजाति का भूमि कहा जाता है। किसे? ये जो बस्तर है, बस्तर को जनजातियों का भूमि कहा जाता है। बहुत ज़्यादा जनजाति यहाँ पे पाई जाती है, जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पे? उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र पर पाई जाती हैं। चलिए अब जिलों के हिसाब से देख लेते हैं। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जिलों के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए जो रिपोर्ट आई है वो 2011 के अकॉर्डिंग पहले देख लेते हैं। उसके बाद अभी कुछ कुछ एजेंसियां हैं, उन्होंने देखा है कि हाँ इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है। बाकी जो अभी उसके बाद 27 जो जिले हैं, 2011 में कितने जिले थे आप देखोगे तो कुल कितने जिले थे? तो 18 जिले थे। कितने जिले? 18 जिले। उसके बाद फिर 27 जिलों के अकॉर्डिंग भी एक सर्वे आया, उसमें भी बताया गया कि 27 जिलों के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, तो 18 जिलों के अकॉर्डिंग भी पूछ लेता है, कभी कभी 27 जिलों के अनुसार भी पूछ लेता है। लेकिन जो जनगणना हुई है 2011 में तो 18 ही जिले थे उस टाइम पे। लेकिन अभी कितने हो गए हैं? अभी तो टोटल 33 जिले हुए हैं। लेकिन 33 जिलों के हिसाब से नहीं आया है, केवल 27 जिलों के हिसाब से आ चुका है एक बार कि ठीक है 27 जिलों के हिसाब से आ गया। चलिए अब मैं अगर बात करूँ कि सर्वाधिक जनसंख्या एसटी की 2011 में 18 जिलों के हिसाब से कहाँ पे है, किसकी है? तो सबसे ज़्यादा किसकी? सरगुजा की। सरगुजा में सबसे ज़्यादा। ठीक है, लेकिन वही का आप अगर 27 जिलों के हिसाब से लेंगे तो 27 जिलों के हिसाब से किसकी जनसंख्या एसटी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से जिले में है? तो जसपुर जिले में है। चलिए एक बार फिर से 18 जिले 27 जिले दो ही के हिसाब से डेटा आ चुके हैं कि एसटी की आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। 18 जिले के हिसाब से आप बोलेंगे सरगुजा में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति रहती हैं। 27 जिलों के हिसाब से बोलेंगे तो जसपुर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है किसकी? एसटी की। 18 पूछेगा सरगुजा, 27 पूछेगा तो जसपुर। चलिए अब अगर सबसे कम पूछा, सबसे कम तो 18 जिलों के हिसाब से अगर सबसे कम पूछा तो नारायणपुर में। कहाँ पे? नारायणपुर में। और अगर 27 जिलों के हिसाब से पूछेगा तो कहाँ पे? बेमेतरा में। ठीक है, बेमेतरा आप याद रखना। अब देखिए, अब अगर आपको याद करना है इसको एक ट्रिक के माध्यम से तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, सजना बे है ना, सजना बे ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। सजना बे 18 जिलों के हिसाब से सरगुजा, 27 जिलों के हिसाब से जसपुर, और सबसे कम नारायणपुर, और सबसे कम 27 जिलों के हिसाब से बेमेतरा। सजना बे आप ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा 18 जिलों के हिसाब से सरगुजा याद रखना है, 27 जिलों के हिसाब से जसपुर याद रखना है। किसकी बात हो रही है? तो अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है। बाकी किसी भी जाति जनजाति को नहीं लाना है, आपको अनुसूचित जनजाति को लाना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए और आगे अब हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की या फिर एसटी की साक्षरता दर के बारे में। एसटी की साक्षरता दर, आखिर साक्षरता के बारे में आपको पता कहाँ से चला? तो हम अभी देख क्या रहे हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जो जनगणना हुई थी 2000 हर 10-10 साल में होना चाहिए था, 2021 में होना चाहिए था। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि उस टाइम पे कोविड था और कोविड की वजह से जनगणना नहीं हुई। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की साक्षरता दर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एसटी का बताइए पॉपुलेशन कितना है, तो आप बोलोगे 78,22,000 टोटल पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन मतलब ये 100% लोग हैं किसके? एसटी के। टोटल 100% कितने हैं? 78,22,000 लोग हैं एसटी के या फिर अनुसूचित जनजाति के। अब कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं? शिक्षित हैं या साक्षरता दर बोल सकते हैं, तो ये 100% में 59% लोग या 59.09 भी कर सकते हैं, 59.09% लोग शिक्षित हैं या साक्षरता दर है। मतलब 100 में आप देखेंगे तो 59 लोग या 60 लोग शिक्षित हैं। ठीक है, शिक्षित या साक्षरता दर इतनी है। सबसे ज़्यादा कौन से जनजाति की साक्षरता दर है? सबसे ज़्यादा कौन से जनजाति पढ़ी लिखी है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति। सर्वाधिक शिक्षित,
सर्वाधिक शिक्षित, और बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी। तो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति जो है वो है उरांव। उरांव निवास कहाँ पे करती है, तो सरगुजा जिले में निवास करती है। कहाँ पे, सरगुजा जिले में निवास करती है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सरगुजा जिले में उरांव निवास करती है और उरांव सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति है। ठीक है, अब हम लिंगानुपात के बारे में बात कर लेते हैं कि जो इनका लिंगानुपात है, लिंगानुपात का मतलब होता है क्या, लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुष पर कितना, 1000 पुरुष की तुलना में महिलाएं कितना है। क्या, अगर आप 1000 पुरुष को अगर अनुपात निकालोगे कि 1000 पुरुष इतने हैं, तो फिर 1000 पुरुष के बीच में कितनी स्त्रियां हैं, ऐसे आप कर सकते। मान लीजिए एक एरिया हो गया, दंतेवाड़ा जिला हो गया, मान लीजिए पूरा का पूरा दंतेवाड़ा जिला हो गया, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो 1000 पुरुष हो गए, तो कुल कितनी महिलाएं हैं, तो 1000 पुरुष में आप देखोगे तो ऐसे 2000 महिलाएं हो गई मान लीजिए। तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर दंतेवाड़ा की जो पॉपुलेशन है वो 3000 है, उसमें से 1000 पुरुष हैं तो 2000 महिलाएं हैं, तो 1000 पुरुष के बीच में कुल कितनी महिलाएं हैं वो लिंगानुपात बताता है। आया समझ में। चलिए, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, तो दंतेवाड़ा जिले में। एसटी का बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, और किसी जाति को बीच में मत लाना यहाँ पे। ठीक है, तो जो बातें हो रही हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में बात हो रही है, तो अनुसूचित जनजाति की सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है या 6 रेशियो है वो कहाँ पे है, तो दंतेवाड़ा जिले में। कितनी है, 1000 पुरुष के बीच में 1067 महिलाएं हैं। ठीक है, अगर सबसे कम बात की जाएगी, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, सबसे कम, तो सबसे कम कहाँ पे है, हमारे राजधानी रायपुर में। कहाँ पे, रायपुर में। सबसे कम लिंगानुपात रायपुर में, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दंतेवाड़ा में। 1000 पुरुष में 1067 महिलाएं। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टोटल कितनी जनजातियां पाई गई, तो आप बोलोगे 42 जनजातियां पाई गई। अभी आपने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियां पाई गई। बहुत बढ़िया। ये जो 42 जनजातियां पाई गई, इसमें से कुछ कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, इसलिए इन्हें विशेष पिछड़ी जनजातियां घोषित कर दिया गया। क्या, पहली बात तो जनजातियां हुई, ये जनजातियों में भी कुछ कुछ जनजातियां ऐसी हैं, यही 42 जनजातियों में कुछ कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो कि बहुत पिछड़ी हुई हैं। पिछड़ी हुई मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे जो साक्षरता दर है वो बहुत कम है। इस वजह से ये विशेष पिछड़ी जनजातियों में इन्हें क्या घोषित कर दिया गया। जब ये विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, तो ये विशेष पिछड़ी जनजातियां आखिर बनी क्यों है, तो आपने देखा क्या, इनमें साक्षरता दर कम है, यहाँ पे जो लोग हैं स्वास्थ्य दर यहाँ पे मतलब स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो कम है, लोगों से एकदम ही अलग रहती हैं। इस वजह से इन्हें क्या घोषित किया गया, तो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ घोषित कर दिया गया। विशेष पिछड़ी जनजातियाँ घोषित कर दिया गया, जनजाति घोषित कर दी गई। तो ये 42 जनजातियों में कुल कितनी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, टोटल 7 जनजातियां ऐसी हैं जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। हुआ क्या, ये 7 जनजातियों में 5 जनजातियां केंद्र सरकार ने बोला कि ये बहुत ज़्यादा पिछड़ी जनजातियां हैं, और 2 जनजातियां ऐसी हुई जिन्हें राज्य सरकार ने बोला, हमारे राज्य की सरकार ने बोला कि ये विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, अब सारी जनजातियों के नाम आप याद रख लीजिएगा। कौन कौन से, जिन्हें केंद्र सरकार ने घोषित किया। केंद्र सरकार ने घोषित किया 5 जनजातियों को, राज्य सरकार ने घोषित किया 2 जनजातियों को। किसको किसको केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया, तो याद रखिएगा, अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कोरबा और कमार। ठीक है, ये जो 5 जनजातियां हैं इन्हें केंद्र सरकार ने घोषित किया। 2 जनजातियां जिन्हें राज्य सरकार ने घोषित किया, कौन कौन सी, तो पंडो और भुंजिया। पंडो और भुंजिया जनजाति जो है इन्हें किसने घोषित किया, तो राज्य सरकार ने घोषित किया कि ये बहुत पिछड़ी हुई जनजातियां हैं। ठीक है,
आप इसे याद कैसे करोगे, तो ए बी स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ए से हो गया अबूझमाड़िया, बी से हो गया बैगा, 2 बार है तो एक बिरहोर, एक और एक बैगा, के से हो गया कमार, के से हो गया कोरबा, और इन्हें आप याद कर सकते हो बीपी, बीपी भुजिया और पंडो। ठीक है, इतनी चीज़ें याद हो गई होंगी और इन्हें याद कर ही लेना है आपको। चलिए अब हम लोग एक एक करके सारी पिछड़ी जनजातियों के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। ये मान लीजिए ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो छत्तीसगढ़ में जो जनजातियां हैं, जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, इनका लोकेशन के बारे में पूछ लेता है कि अबूझमाड़िया कहाँ पे पाई जाती है, बैगा कहाँ पे पाई जाती है, पंडो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, भुंजिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये कौन से जिले में मुख्यतः पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके सारी जनजातियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अबूझमाड़िया के बारे में। अबूझमाड़िया, अबूझमाड़िया कहाँ पे पाई जाएगी, सीधी सी बात है, अबूझमाड़ के जंगल पे। अबूझमाड़ का जो जंगल है वो कहाँ पे है, तो नारायणपुर में। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, तो अबूझमाड़ में होती है। अबूझमाड़ कितनी बारिश होती है, 187 सेंटीमीटर बारिश होती है। कहाँ पे, तो नारायणपुर में है। तो क्या ये जनजातियाँ नारायणपुर में पाई जाएगी, बिल्कुल नहीं। ये जनजाति हो सकती है कि कुछ कुछ जनजातियाँ दंतेवाड़ा में भी पाई जाए, कुछ कुछ जनजातियाँ बीजापुर में भी पाई जाए, क्योंकि जो नारायणपुर है वो किससे किससे लगा हुआ है, वहाँ भी जनजातियाँ हो सकती हैं। अब ऐसा नहीं है कि अबूझमाड़िया जो जनजाति है वो एक ही जगह पे पाई जाएगी। ठीक है, तो जब भी कभी जनजातियों के बारे में बात होगा तो इनका ऐसा रहता है कि मुख्यतः पूछता है, मुख्यतः जब कभी भी एग्जामिनर पूछेगा तब आपको बताना है कि हाँ ये नारायणपुर में पाई जाएगी। बाकी ये कहाँ पे पाई जाएगी, तो दंतेवाड़ा में भी पाई जा सकती है, बीजापुर में भी पाई जा सकती है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि यह मुख्यतः बस्तर संभाग में, कहाँ पे, बस्तर संभाग में, या फिर आप बोल सकते हैं कि नारायणपुर में, बस्तर संभाग में या फिर मुख्यतः नारायणपुर में निवास करती है। कौन सी जनजाति, तो अबूझमाड़िया जनजाति। ये अपने आप को मेटाभूम बोलते हैं। मेटाभूम मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र का निवासी, मेटाभूमि बोलते हैं, मेटाभूम बोलते हैं, पर्वतीय क्षेत्र का निवासी बोलते हैं अपने आप को, पर्वतीय भूमि का निवासी बोलते हैं अपने आप को। कौन बोलते हैं, तो अबूझमाड़िया बोलते हैं। अबूझ का मतलब होता है अज्ञात, है ना, हम अज्ञात जगह से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र से। उसके बाद अब इनके बारे में एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जो कृषि करते हैं, जो ये खेती करते हैं, मैंने भी आपको बताया था कि जो जनजातियाँ रहेंगी, जो विशेष पिछड़ी जनजाति रहेंगी या जो जनजातियाँ रहेंगी, इनकी कल्चर रहते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जो ये खेती करते हैं, इनकी खेती को क्या बोला जाता है, पेदा कृषि। क्या बोला जाता है, पेदा कृषि, या फिर पेदा कृषि जो है ये एक स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि मतलब यहाँ पे पेड़ काटे, पहले कृषि किए, उसके बाद फिर दूसरी जगह गए, वहाँ पे कृषि किए, उसे बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। उसी को बोला जाता है पेदा कृषि। कौन बोलता है, तो अबूझमाड़िया बोलते हैं। ठीक है, निवास कहाँ पे करते हैं, बस्तर संभाग नारायणपुर में ये निवास करते हैं। ये गोंड की उपजाति है एक। ठीक है, गोंड जो जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो गोंड की ही एक ये उपजाति है, गोंड की उपजाति है ये। ठीक है, बस आप इतना भी याद रखिए। इसके बारे में और कुछ कुछ चीज़ें जो रहेंगी वो हम लोग देखते जाएंगे। जब हम लोग कभी नृत्य पढ़ेंगे, जो हम लोग गायन पढ़ेंगे, उसमें भी इनका नाम आते रहेगा। बस अभी आप इतना ही जानिए अबूझमाड़िया के बारे में। बस्तर संभाग में ये अपने आप को मेटाभूम बोलते हैं, पर्वतीय क्षेत्र का निवासी बोलते हैं, पेदा कृषि करते हैं, गोंड की उपजाति हैं। अब हम लोग देखते हैं बैगा के बारे में। तो बैगा कहाँ पे पाई जाएगी, बैगा जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे आप बिलासपुर देख सकते हैं, फिर बिलासपुर वाले एरिया में यहाँ पे मुख्यतः पाई जाती है ना। गोरेला पिंडरा परवाही हो गया, फिर मुंगेली हो गया, ये वाली जो जगह है यहाँ पे मुख्यतः पाई जाती है बैगा। बैगा जनजाति, देखिए बैगा जनजाति मतलब कहीं ना कहीं बैगा नाम आपने सुना होगा कि यार बैगा है तो बैगा है मुझे झाड़ दे करके ना बोलते हैं लोग, कई लोग बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे झाड़ फूक, तो जो बैगा का काम रहता है वो मुख्यतः झाड़ फूक का काम रहता है। तो आप बैगा के बारे में याद रखिएगा कि बैगा निवास के कहाँ पे करते हैं, तो मुख्यतः ये बिलासपुर संभाग में निवास करते हैं। बिलासपुर संभाग में मुख्यतः निवास करते हैं, ये में मुख्यतः निवास करते हैं। जो ये विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, अभी हमने देखा विशेष पिछड़ी जनजातियां कुल कितनी है, 7 हैं। 7 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर पूछा जाए कि विशेष पिछड़ी जनजातियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, तो यही बैगा जनजातियों की है। एक बार 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
2019 के पीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, तो बैगा की है। और अगर टोटल जनजातियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछेगा कि जो 42 जनजातियाँ हैं, 42 जनजातियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी, तो बोलोगे गोंड की। ठीक है, चलिए अगर यही का पूछ लिया कि जो 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी, तो आप बोलोगे बैगा की। ठीक है, दोनों चीज़ों को आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या विशेष पिछड़ी में है ना, विशेष पिछड़ी जनजातियों में, विशेष में आपको याद रखना है कि बैगा की है। विशेष पिछड़ी जनजातियों में सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। अब ऐसा मत हो कि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि छत्तीसगढ़ में कुल किसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो आप क्या बोल दो, बैगा बोल दो, है ना। तो आपको याद रखना है गोंड है, लेकिन 7 अगर विशेष पिछड़ी जनजातियों में बोलेगा तब बैगा आपको टिक करना है। चलिए उसके बाद ये जो इनका पेय पदार्थ होता है उसके बारे में याद रखिए। जो ये पीते हैं, ये इनका पेय पदार्थ जो होता है वो क्या रहता है, उसे बोलते हैं ताड़ी। ताड़ वृक्ष से निकालते हैं और ताड़ी पीते हैं। जो जनजातियाँ रहती हैं ये पीने को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो इनका जो पेय पदार्थ होता है या तो महुआ से बनाते हैं, ताड़ी से बनाते हैं, चावल से बनाते हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। ठीक है, चलिए इनके पेय पदार्थ को क्या बोला जाता है, ताड़ी बोला जाता है। बैगा लोग ताड़ी पीते हैं। चलिए इनका जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, देखिए झाड़ फूँक का काम होता है। ठीक है, तो झाड़ फूँक आपको याद रखना है, झाड़ फूँक इनका जो मुख्य काम होता है, झाड़ फूँक करते हैं ये। इसके अलावा ये किसकी पूजा करते हैं, जो इनके मुख्य देवता रहते हैं, उनके मुख्य देवता कौन है, तो उनके मुख्य देवता का नाम है बूढ़ा देव। बूढ़ा देव, बूढ़ा माई, बूढ़ा देव। ये जो बूढ़ा देव है साल वृक्ष है, ये मान लीजिए साल वृक्ष है, साल वृक्ष में निवास करते हैं। किस में, तो जो बूढ़ा देव है ऐसे ये हो गया साल वृक्ष। ठीक है, साल वृक्ष में कौन निवास करता है, तो बूढ़ा देव निवास करते हैं। इसलिए लोग बूढ़ा देव की तो पूजा करते ही हैं, लेकिन साल वृक्ष की भी पूजा करते हैं। साल वृक्ष की भी पूजा कौन करता है, तो बैगा लोग पूजा करते हैं। तो जो बैगा जनजाति है बूढ़ा देव की पूजा करती है, उनके देवता है। इसके अलावा साल वृक्ष की पूजा करते हैं कौन, बैगा जनजाति। जो ये झाड़ फूँक करते हैं, तो झाड़ फूँक का रीजन क्या रहता है कि बीमारियों से हमें बचाना है, बीमारी से हो गया। ठीक है, इसके अलावा जड़ी बूटी देते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को चोट लगे तो इसे ठीक हो जाता है। तो ये काम कौन करता है, आपको याद रखना है बैगा जनजाति, है ना। तो बीमारी, झाड़ फूँक, ये सारी चीज़ों से बचाने का काम झाड़ फूँक करते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा गोदना प्रिय जनजाति होती है ये। इन्हें गोदना बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। गोदना प्रिय जनजाति, गोदना प्रिय जनजाति कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है बैगा जनजाति गोदना प्रिय जनजाति होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा गोदना गुदवाती कौन है, तो कमार। ठीक है, गोदना प्रिय जनजाति, देखिए वैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा गोदना प्रिय या फिर सबसे ज़्यादा गोदना गुदवाने वाली, बिल्कुल नहीं बनेगा ऐसा क्वेश्चन। और बनेगा भी तो गोदना के बारे में बताएगा तो या तो बैगा दिया रहेगा या तो कमार दिया रहेगा। ठीक है, और एक आध बार क्वेश्चन पूछ लेता है, जब भी देगा तो ऐसा नहीं देगा कि बैगा भी दे दिया कमार दे दिया। तो गोदना के बारे में, जो गोदना इनको प्रिय होता है किसको, तो बैगा को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। इसके अलावा जो गोदना प्रिय या फिर गोदना से ज़्यादा गुदवाने वाली जनजाति कौन सी है, कमार है। वो बुक में लिखा रहता है तो आप लोग उसे ही ठीक है फॉलो करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एक वर्ड में जाके उसका अर्थ निकाल रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है उससे पढ़ने का। ठीक है, तो गोदना प्रिय जनजाति बैगा आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी हो गया हमारा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। किसके बारे में, तो बैगा के बारे में याद रखनी है। बिलासपुर संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग में पाई जाती है सबसे ज़्यादा जनसंख्या, विशेष रूप से ही होती है कौन सी, बैगा, है ना। विशेष पिछड़ी जनजातियों में इनका पेय पदार्थ ताड़ी होता है। झाड़ फूँक या फिर बीमारी, जादू टोना से बचने के लिए झाड़ फूँक करते हैं। इनके देवता का नाम बूढ़ा देव रहता है, जो कि साल वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए साल वृक्ष की भी पूजा करते हैं और बूढ़ा देव की भी पूजा करते हैं। और गोदना प्रिय जनजाति है ये, कहाँ पे पाई जाती है, बिलासपुर संभाग में। उसके बाद यहाँ पे और देखिए तीसरी जनजाति, इसे हम बोलते हैं तीसरी विशेष पिछड़ी जनजाति, इसका नाम है पहाड़ी कोरबा। पहाड़ी कोरबा कहाँ पे पाई जाएगी, पहाड़ी कोरबा कहाँ पे पाई जाएगी, चलिए यहाँ पे बताते हैं। पहाड़ी कोरबा जो है वह मुख्यतः इधर रायगढ़, सरगुजा, जसपुरी वाले एरिया में पाई जाती है। या फिर आप बोल सकते हैं पहाड़ी कोरबा के बारे में कि मुख्यतः सरगुजा संभाग में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है पहाड़ी कोरबा, तो सरगुजा संभाग में मुख्यतः पाई जाती है।
बहुत सारे जिले हैं सरगुजा संभाग में, इसलिए आप एक जिले का नाम याद रखेंगे तो कोई मतलब नहीं। बस आप ये याद रखिए कि उत्तर की ओर पाई जाती है, सरगुजा संभाग में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? तो पहाड़ी कोरबा। अभी जो देखिए, पहली बात तो कोरबा होता है, और ये जो कोरबा होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पहाड़ी कोरबा और एक होता है दिहाड़ी कोरबा। ठीक है, तो जो पहाड़ में रहती है पहाड़ी कोरबा, इसे ही घोषित किया है केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में। और एक होता है दिहाड़ी कोरबा। दिहाड़ी जो कोरबा होते हैं ये मैदान में रहते हैं, और पहाड़ी कोरबा कहाँ पे रहते हैं? तो पहाड़ी कोरबा पहाड़ में रहते हैं। पहाड़ी कोरबा पहाड़ में या दिहाड़ी कोरबा मैदान में रहते हैं। पहाड़ी कोरबा को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। अभी जो पहाड़ी कोरबा रहते हैं इनके पेय पदार्थ का नाम क्या है? हांडिया। किससे बनता है ये? तो हांडिया जो रहता है, पेय पदार्थ इनका हांडिया हो जाता है। और ये बनता किससे है? तो चावल से बनता है, चावल के आटे से हांडिया बनता है। ठीक है, चावल के आटे से बनता है हांडिया, और हांडियों के लोग इसके पेय पदार्थ के रूप में सेवन करते हैं। ठीक है, तो सरगुजा संभाग में पाई जाती है पहाड़ी कोरबा। पहाड़ी कोरबा जो रहती है वो चावल के बने हाड़िया जो रहता है उसका सेवन करती है ये, और दिहाड़ी जो कोरबा रहते हैं वो मैदान में निवास करते हैं। पहाड़ी कोरबा मचान बना के रहती है, पेड़ों पे मचान। देखिए पेड़ हो गया, मान लीजिए जैसे पेड़ हो गया, पेड़ पे मचान बना के रहती है, पेड़ों पे मचान बनाकर रहती है, पेड़ों पर मचान बनाकर, मचान या फिर घर बनाकर ऐसे लोग रहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें बस आप याद रखिएगा पहाड़ी कोरबा के बारे में। उसके बाद ये हो गया कमार जनजाति। कौन सी? कमार। कमार जनजाति। कमार जनजाति कहाँ पे निवास करती है? ये देखिए देवभोग, यहाँ पे लिखा होगा देवभोग। देवभोग कहाँ? जहाँ पे हीरा पाया जाता है वहीं पे निवास करती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे निवास करती है कमार जनजाति? तो गरियाबंद जिले में। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि रायपुर संभाग में निवास करती है। कहाँ पे? रायपुर संभाग में निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है रायपुर संभाग में? तो याद रखना है एक विशेष पिछड़ी जनजाति जिसका नाम है कमार। कमार जनजाति रायपुर संभाग में निवास करती है। रायपुर संभाग, या फिर आप बोल सकते हैं कि मुख्यतः गरियाबंद जिले में, मुख्यतः गरियाबंद जिले में कमार जनजाति निवास करती है। इनका जो मुख्य काम होता है वो बांस से इन लोग बहुत सारा चीज़ बनाते हैं। बांस से टोकरी भी बना दिए, बहुत सारा चीज़ जो रहता है इन लोग बांस से बनाते हैं। तो बांस शिल्प इनका मुख्य कार्य रहता है, उसी से इन लोग जीविका उपार्जन करते हैं। बांस शिल्प बनाना इनका मुख्य कार्य होता है, किसका? कमार जनजाति का। ठीक है, और ये सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति है। सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति। ठीक है, सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन सी है? तो कमार जनजाति। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति अगर पूछा जाए तो फिर वो बैगा जनजाति हो जाती है। चलिए एक न्यू स्लाइड लेते हैं पहले, यहाँ पे स्लाइड खत्म हो चुकी है। अब हम लोग लास्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं जो बचे हुए हैं। कौन सा बचा हुआ है? तो बिरहोर बचा हुआ था, बिरहोर के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी विशेष पिछड़ी जनजाति है। विशेष पिछड़ी जैसी कैसी जनजाति जिसे केंद्र सरकार ने घोषित किया है। बिरहोर कहाँ पे पाई जाएगी? तो चलिए बिरहोर की बात करते हैं। जो ये बिरहोर है वो ये वाली जगह पे, सरगुजा संभाग वाली जगह पे ही पाई जाती है, ये वाली जगह पे। ठीक, सरगुजा संभाग में ही मुख्यतः निवास करती है। कहाँ पे? तो सरगुजा संभाग में मुख्यतः निवास करती है। बिरहोर का मतलब होता है वनचर, वन पे घूमने वाले, जंगलों में घूमने वाले। ठीक है, और कहाँ पे? तो मुख्यतः सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग हो गया, फिर उसका सरगुजा संभाग के बाद जो शक्ति अभी नया जिला बना हुआ है ना, रायगढ़ हो गया। तो ये कुछ जगह पे और भी है मुख्यतः, लेकिन आप याद करेंगे तो सरगुजा संभाग में ये निवास करती है। कौन सी जनजाति? तो बिरहोर जनजाति। उसके बाद अब दो जनजाति ऐसी जो कि राज्य सरकार ने घोषित किया था। कौन कौन सी जनजाति? तो आपने बोला क्या? एक को बोला पंडो, एक को बोला भुंजिया। एक को बोला पंडो, एक को बोला भुंजिया। पंडो कहाँ पे पाई जाएगी? तो ये भी मुख्यतः सरगुजा संभाग में ही पाई जाएगी। कहाँ पे पाई जाएगी? तो जो पंडो जनजाति है ये भी मुख्यतः सरगुजा संभाग में ही पाई जाएगी। सरगुजा संभाग में ही पाई जाती है। कौन सी जनजाति? तो पंडो जनजाति जो है वो
सरगुजा संभाग में पाई जाती है। और जो भुजिया जनजाति है ये कहाँ पाई जाएगी, तो मुख्यतः गरियाबंद जिले में पाई जाती है। कहाँ पे, गरियाबंद जिले, या फिर आप बोल सकते हैं कि सरगुजा संभाग में पाई जाती, सॉरी रायपुर संभाग में पाई जाती है। ये रायपुर संभाग में मुख्यतः पाई जाती है। चलिए, जो ये भुजिया जनजाति है इनके रसोई घर को क्या बोला जाता है, तो लाल रसोई घर बोला जाता है। क्या, लाल रंग से बना होता है तो लाल रसोई घर भी नहीं बोला जाता है, लाल बंगला भी बोला जाता है। लाल कलर से रहता है या फिर लाल बंगला भी बोला जाता है। देखिए, मैंने अभी जब MCQs वाला कराया था, MCQs डे नंबर आई थिंक 58 ही था, उसमें एक्चुअली मैंने गलती से क्या बोल दिया था वहाँ पे कि जो रसोई घर होता है वो लाल बंगला रसोई घर, वो मैंने कमार बता दिया था। एक्चुअल में वो इमेज था तो मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया था, इसलिए कमार बता दिया, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो लाल रसोई घर होता है उसे क्या, जो लाल कलर का जो रसोई घर होता है वो किसका होता है, तो भुजिया जनजाति का होता है। देखिए, कोई भी चीज़ जब हम लोग भूंजते हैं तो क्या होता है, लाल हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।